एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सभी विद्यार्थी बहुत अच्छे से क्लासेस को एंजॉय कर रहे होंगे और सभी बच्चों को क्वेश्चंस बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहा होगा। जो भी बच्चों आपके पास डाउट है उसको आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। फ्रेंड्स, जब तक आप अपनी समस्याएं क्वेश्चन से रिलेटेड हमें बताएंगे नहीं तब तक हमें नहीं जानकारी मिल पाएगी कि फ्रेंड्स आपको कहाँ पर प्रॉब्लम हो रही है और किन पार्ट्स में आपको जो है क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहे हैं, या कौन सा टॉपिक ऐसा है जिसमें और ज़्यादा क्वेश्चन की आवश्यकता है। मिसलिनियस टॉपिक आपको प्रोवाइड दिए किए जा रहे हैं, चाहे वो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर हो, फिगर्स ऑफ स्पीच हो, एंड वी कैन से क्वेश्चंस रिलेटेड राइटर्स और पोएट्स। ओके, तो चलेंगे पहले क्वेश्चन की तरफ। द टर्म स्ट्रीम ऑफ कॉन्शसनेस वॉज टेकन फ्रॉम द बुक। तो इसको जान लीजिए फ्रेंड्स, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शसनेस क्या होता है। तो ये स्ट्रीम मीन्स धारा, कॉन्शसनेस मतलब होशो हवास में, और ऑफ मीन्स का। तो यानी कि चेतना किसी भी व्यक्ति की बैठे बैठे ही व्यक्ति खो जाए और एक के बाद दूसरे ख्याल आते जाएं और एक स्टोरी मन में डेवलप हो जाए, दैट इज कॉल्ड स्ट्रीम ऑफ कॉन्शसनेस इन इंग्लिश लिटरेचर, जिसके लिए वर्जीनिया वुल्फ बहुत फेमस हैं। ठीक है, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शसनेस से रिलेटेड। ठीक ना, आपको पता है ये जो है टर्म पहली बार, ठीक है इसको ध्यान रखिएगा, द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी बुक है जो विलियम जेम्स ने लिखी है। ठीक है, विलियम जेम्स ने लिखी थी, इसलिए ये किताब चलन में आई। और प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी बुक की टाइम की बात करें तो 1890 में ये बुक पहली बार मार्केट में आई थी। ठीक है, विलियम जेम्स कौन थे? तो अमेरिकन फिलोसोफर एंड साइकोलॉजिस्ट थे। ठीक है, इसको आप नोट कर सकते हैं। ही वॉज एन अमेरिकन फिलोसोफर एंड साइकोलॉजिस्ट। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। तो पहली बार इन्होंने 1890 में ये किताब लॉन्च की और प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी इसका नाम दिया। ये प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी में पहली बार स्ट्रीम ऑफ कॉन्शसनेस जो है आता है। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज चार्ल्स डार्विन की किताब है। लाइफ ऑफ पोएट्स डॉक्टर सैमुअल जॉनसन की बुक है। ठीक है, और मूड्स ऑफ ह्यूमन बिहेवियर ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। अरिस्टोटल, ठीक देखेंगे, अरिस्टोटल्स कॉन्सेप्ट पेरिपेटिया ये क्या था? पहला ऑप्शन है अफ्ला इंट्रेजिक हीरो, इन्होंने दिया है ना, हमार्शिया दिया है, कैथारसिस दिया है, एनाग्नोरिसिस दिया है और पेरिपेटिया दिया है। तो फ्रेंड्स, आप बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं तो इसको ध्यान रख लीजिएगा। कभी भी अगर एरर ऑफ जजमेंट हो, एरर ऑफ जजमेंट ये एग्ज़ाम में टर्म पूछा जाता है। ठीक है, चाहे वो बीए के बच्चे हों चाहे कंपटीशन के विद्यार्थी हों, ये पूछा जाता है एरर ऑफ जजमेंट क्या है। तो एरर ऑफ जजमेंट हमार्शिया कहलाता है। ठीक है, इसको ध्यान रख लीजिएगा, हमार्शिया कहलाता है एरर ऑफ जजमेंट। इसको ट्रेजिक फ्लॉ भी कहते हैं। जैसे हेमलेट हैं, उनके पिता ने उन्हें कह दिया है कि उनके भाई क्लॉडियस ने उनके कान में जहर डाल के हत्या की है, फिर भी हेमलेट इस बात के जो है कह सकते हैं सबूत ढूंढने में लगे हुए हैं। बार बार उनके सामने पूरी बात आती है लेकिन फिर भी वो निर्णय नहीं ले पाते हैं कि मैं अपने चाचा की हत्या करूं या फिर और भी जांच पड़ताल कर लूं। तो टू बी और नॉट टू बी, दैट आर टू दैट इज़ द क्वेश्चन, ऐसे करके जो है सॉलिलॉकी इनकी फेमस है। ठीक ना, तो ये आपका क्या हो जाएगा, एरर ऑफ जजमेंट या हमार्शिया या ट्रेजिक फ्लॉ इन हेमलेट। ओके, रिटन बाय विलियम शेक्सपियर। ओके, तो रिवर्सल ऑफ फॉर्चून की बात करते हैं तो ये पेरिपेटिया है। मीन्स क्या है, भाग्य परिवर्तन, अचानक राजा से रंक बन जाए। जैसे प्रास्पेरो टेम्पेस्ट में हम सभी देखते हैं, प्रास्पेरो क्या है, एक राजा हैं लेकिन उनको देश निकाला दे दिया गया है उनके भाई के द्वारा और वो 12 वर्ष तक टापू पर रहकर अपनी ज़िंदगी बिताते हैं। किंग लियर को ही देख लीजिए, उनकी बेटियां उनको निकाल देती हैं, है ना।
तो ये रिवर्सल ऑफ फॉर्चून मतलब अचानक भाग्य परिवर्तन, अमीर से गरीब, गरीब से अमीर, तो पेरीपेटिया है। एरर ऑफ जजमेंट और ट्रेजिक फ्लॉ बराबर हमार्शिया, डेथ ऑफ द हीरो होगा नहीं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर सी पर, आई मीन टू से 3 पर। अनराइम्ड मेट्रिकल कंपोजिशन consisting of 5 iambic measures in each line is called, बताएंगे। अनराइम्ड है, यहाँ पर आपको बताया गया था लास्ट क्लास में, अनराइम एम्बिक पेंटामीटर दैट इज कॉल्ड ब्लैंक वर्स। और एम्बिक पेंटामीटर क्या होता है? अनस्ट्रेस स्ट्रेस है ना, अनस्ट्रेस स्ट्रेस अनस्ट्रेस स्ट्रेस अनस्ट्रेस स्ट्रेस अनस्ट्रेस स्ट्रेस अनस्ट्रेस स्ट्रेस, ऐसे 5 जोड़ी और 10 सिलेबल दैट इज कॉल्ड पेंटामीटर। और आयम्बिक इसलिए लग गया क्योंकि अनस्ट्रेस से और स्ट्रेस से जो है आगे बढ़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको आपको बताया गया था कि मीटर तो हो, ठीक है, बट नो राइम, दैट इज कॉल्ड ब्लैंक वर्स, ब्लैंक वर्स। और नो मीटर नो राइम हो तो उसको हम सभी क्या बोलेंगे? फ्री वर्स। इसको वर्स लिब्रे भी कहते हैं, वर्स लिब्रे भी कहा जाता है। ठीक है ना। राइम रॉयल 7 लाइन की कविता होती है। रन ऑन लाइन इंजैम्बमेंट होता है। ठीक है, एंजैम्बमेंट मीन्स फ्रेंड्स रन ऑन लाइन, रन ऑन लाइन मीन्स एंजैम्बमेंट। इसका मीन्स होता है कि लाइनों में पॉज, कॉमा, कोलन, सेमी कोलन जो भी देना है, राइटर और पोएट उसका यूज़ अपने पोयम में ना करें। ठीक है, या जहाँ पर होना चाहिए वहाँ ना हो, दूसरे जगह हो, दैट इज कॉल्ड इंजैम्बमेंट एंड वी कैन से रन ऑन लाइन। ओके, ब्लैंक वर्स अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्पेंसेरियन स्टेंजा भी नहीं होगा, इसका मीन्स होता है 9 लाइन की कविता जो एडमंड डिस्पेंसर ने ईजाद की थी, ये आपका स्पेंसेरियन स्टेंजा हो जाएगा, जिसमें से 8 लाइन एम्बिक पेंटामीटर में होता था, 9वां लाइन एलेक्जेंड्राइन यानी कि 6 फीट 12 सिलेबल होते थे। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये सारे फैक्ट समझ में आ रहे होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ब्लैंक वर्स करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। रेस्टोरेशन कॉमेडी मेक्स द रेस्टोरेशन ऑफ, क्या था? मार्क्स द रेस्टोरेशन ऑफ। रेस्टोरेशन कॉमेडी किस चीज़ का प्रतीक था? महिलाओं के अधिकार की बात करता था, प्रजातंत्र की बात करता था, कि राजशाही को खुश करने के लिए लिखा जाता था, कि मानव अधिकार की बात करता था? बताएंगे फटाफट कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। देखेंगे, वोमेन्स राइट नहीं होगा, डेमोक्रेसी नहीं होगा, मोनार्की। ठीक है, यही अपना करेक्ट आंसर है। ह्यूमन राइट भी नहीं होगा। हम सभी जानते हैं चार्ल्स सेकेंड, ठीक है, चार्ल्स सेकेंड 1660 में जब राजा बनते हैं तो मोनार्की रिस्टोर होती है। उसके पहले अगर हम बात करें 1649 से लेके 1658 तक तो ओलिवर क्रॉमवेल राजा थे, प्यूरिटन एज था, कॉमनवेल्थ पीरियड था। और 1658 से लेकर के इनके बेटे रिचर्ड क्रॉमवेल जब राजा बनते हैं तो वो अच्छे से शासन नहीं कर पाते हैं। जनता को कॉमनवेल्थ समझ में नहीं आया, पहले तो अच्छा लगा लेकिन बाद में समझ में नहीं आया, तो फिर से ये चार्ल्स सेकेंड को सम्मान पूर्वक बुलाते हैं, दैट इज कॉल्ड मोनार्की रिस्टोर्ड। तो यहाँ पर हम सभी देखते हैं कि विक्टोरियन एज के पहले, रोमांटिक एज के पहले रेस्टोरेशन एज आता है, जिसको न्यू क्लासिकल एज भी कहते हैं। तो ये आपका हो जाएगा रेस्टोरेशन कॉमेडी मोनार्की, यानी कि चार्ल्स सेकेंड को खुश करने के लिए जॉन ड्राइडन ने लिखा है ना बहुत सारा, एप्सैलम एंड एचिटिफल ऐसे करके बहुत सारी रचनाएं। तो राजा को खुश करने के लिए रेस्टोरेशन कॉमेडी आई। ठीक ना, कॉमेडी ऑफ ह्यूमर और कॉमेडी ऑफ मैनर, ये सारी विधाएं प्रचलित हुई, तो इसको बाद में कॉमेडी ऑफ मैनर्स कहा जाने लगा। विलियम कॉन्ग्रेव इसके लिए बहुत फेमस हैं। कॉमेडी ऑफ मैनर्स, ठीक है।
ठीक ना। सेंटिमेंटल कॉमेडी, कॉमेडी ऑफ मैनर्स, इसके पहले बेन जॉनसन ने कॉमेडी ऑफ ह्यूमर का कॉन्सेप्ट लाया था, ठीक है। तो यहाँ पर हम सभी का करेक्ट हो जाएगा मोनार्की। क्वेश्चन नंबर 5 पर चलेंगे। हमार्शिया मीन्स आपको बता दिया गया, फियर ऑफ पिटी एंड फुल ऑफ पिटी एंड फियर, ये कैथारिसिस होता है फ्रेंड्स, कैथारिसिस, ठीक है। कैथारिसिस मतलब होता है प्यूरगेशन ऑफ इमोशन, यानी कि आपको जो है आपको अपने गलती का एहसास हो जाए तो प्यूरगेशन ऑफ इमोशन और पुल ऑफ पिटी एंड फियर, दैट इज कॉल्ड कैथारिसिस। रिवर्सल ऑफ सिचुएशन एंड फॉर्चून, ये पेरीपेटिया होता है। और एरर ऑफ जजमेंट ही हमार्शिया है, कि जो निर्णय न लेने की क्षमता होगी वही ट्रेजिक हीरो के मृत्यु का कारण बनेगी या बर्बादी का कारण बनेगी, दैट इज कॉल्ड हमार्शिया। और एक होता है एनाग्नोसिस, मतलब होता है कि आपको अननोन सिचुएशन को पहचान जाए कि आपका दुश्मन कौन है, या फिर कुछ ऐसी बात आपके सामने आ जाए जो अब तक छिपी हुई थी, दैट इज कॉल्ड एनाग्नोसिस। तो जो है अरिस्टोटल ने हमार्शिया, कैथारिसिस, प्यूर वो एनाग्नोसिस और पेरीपेटिया, ये 4 लाए हैं जिनको आप लिख कर लर्न कर लीजिए, क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम में ये बार बार पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पर चलेंगे। एक्ट इज, एक्ट क्या है आपको पता है, एलिजाबेथन एज में 5 एक्ट हुआ करता था, फिर आप देखते हैं बाद में धीरे धीरे 3 एक्ट होने लगे, फिर बाद में 1 एक्ट प्ले का कॉन्सेप्ट आ गया, ठीक है। तो एक्ट क्या होता है, तो प्ले को बांटा जाता है एक्ट में, एक्ट को बांटा जाता है सीन में। प्ले को बांटा जाता है एक्ट में, एक्ट को बांटा जाता है सीन में, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं ऑप्शन पर। एक्टिंग कैटेगरी इन अ प्ले, हीरो ऑफ अ प्ले, एक्टिंग बाई एक्टर्स, नहीं हो जाएगा मेजर डिवीजन इन द एक्शन ऑफ अ प्ले, दैट इज कॉल्ड एक्ट। एक्टिंग बाई एक्टर नहीं होगा। हीरो ऑफ अ प्ले को प्रोटागोनिस्ट बोलते हैं, विलेन को एंटागोनिस्ट बोलते हैं, किसी के एकदम पीछे पड़े रहने वाले कैरेक्टर को फॉइल बोलते हैं, और राउंड कैरेक्टर, फ्लैट कैरेक्टर, स्टॉइक कैरेक्टर, ये सब हम सभी के बहुत सारे कैरेक्टर हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 पर। आर्ट फॉर आर्ट्स सेक इज एसोसिएटेड विथ, बताएंगे। कला, कला के वास्ते का संबंध है। पहला ऑप्शन ले लें आइडियलिस्ट, दूसरा इमेजिस्ट, तीसरा एस्थेटिक और चौथा नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर आपको फ्रेंड्स ध्यान रखना होगा कि आर्ट फॉर आर्ट सेक जो था ये एस्थेटिक, यानी अगर इसको देखिएगा कला को कला ही रहने दो, इसको ध्यान रखिएगा। जब जो है विक्टोरियन एज में कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट आ गए जब सत्यता को नॉवेल के माध्यम से दिखाया जाने लगा, जैसे चार्ल्स डिकेंस को ले लीजिए, ठीक है। तो चार्ल्स डिकेंस ने विक्टोरियन एज को रिप्रेजेंट किया नॉवेल के माध्यम से। क्या हो रहा था, तो धीरे धीरे ऐसी विधा विकसित हो गई तो रियलिस्टिक नॉवेल आने लगे, ठीक है, रियलिस्टिक नॉवेल आने लगे। तो रियलिस्टिक नावल में क्या होता था फ्रेंड्स, यहाँ पर जो सच्चाई होती थी समाज की वो दिखाई जाती थी। तो यहाँ क्या हुआ, कुछ क्रिटिक मानने लगे कि यहाँ अगर हम नावल क्यों देखते हैं, हम मूवी क्यों देखते हैं, हम थिएटर क्यों जाते हैं, ताकि हम जो हमारे जीवन में जो कुछ उलझने हैं वो उलझने सुलझ जाएं। तो यहाँ जब अब आर्ट फॉर आर्ट सेक का मूवमेंट आने का कारण था कि लोगों ने सत्य मतलब जीवन की सच्चाई को वहाँ पर भी उड़ेल के रख दिया। तो यहाँ की तकलीफ़ों से, रियल लाइफ की तकलीफ़ों से निजात पाने के लिए या थोड़ा सुकून पाने के लिए, रिलैक्सेशन के लिए लोग मूवी देखने, थिएटर देखने जाते हैं। तो वहाँ जब जाते थे तो वही चीज़ वहाँ भी मिलती थी। तो ये कॉन्सेप्ट आया आर्ट फॉर आर्ट सेक, मतलब कला को कला ही रहने दो, कला में सत्यता मत डालो, नहीं तो कला जो है भ्रष्ट हो जाएगी। तो ऐसे जो है कुछ एस्थेटिक मूवमेंट था जो आपका मिल जाएगा। इट वॉज एन मूवमेंट इन द लेट 19th सेंचुरी, ध्यान रखिएगा 19th सेंचुरी के लेट में, यानी कि लेट 19th सेंचुरी।
लेट 19th सेंचुरी में आया। और इसका अगर पूरा टाइम करें तो ब्रिटेन में 1860 से लेकर के 1900 तक या 1900 तक ये पूरा अच्छा मूवमेंट के तौर पे काम किया। तो ये आपका हो जाएगा, फ्रांस में पॉपुलर हुआ। और ये आपका आर्ट फॉर आर्ट से एक एस्थेटिक मूवमेंट था, ठीक है। इसको पहली बार क्वाइन किया था गया था 1818 में, ठीक ना। तो आई होप आपको ये समझ गए होंगे। आप आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 में है हु सेड, फिर कह रहा है पोएट्री इज नॉट ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स। पोएट्री जो है पावरफुल फीलिंग्स का ओवरफ्लो नहीं है जो स्पॉन्टेनियसली चलती है। ये कहा था आपको, जहाँ इलियट मिलेंगे वहाँ वर्ड्सवर्थ भी मिलेंगे, ठीक है। ध्यान रखिएगा, वर्ड्सवर्थ ने कहा था पोएट्री इज अ स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स। इसका जस्ट अपोजिट जो है टी.एस. इलियट ने किया था, ठीक है। तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा वर्ड्सवर्थ भी ऑप्शन में, टी.एस. इलियट भी ऑप्शन में, बट आपको करेक्शन मिलेगा टी.एस. इलियट ही इसके करेक्ट आंसर है। अगर नॉट नहीं लगाता तो वर्ड्सवर्थ हो जाते। टी.एस. इलियट का देखिएगा 1888 से लेके 1965 तक इनका जो है लाइफ स्पैन होता है। 1948 में इनको नोबेल प्राइज मिला था, ठीक है। और 1948 में ये ऑर्डर ऑफ मेरिट भी मिला था इनको। वेस्टलैंड इनकी रचना है, ठीक ना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। बिल्डन ग्रॉसमैन ये क्या होता है? तो फ्रेंड्स ये एक ऐसी विधा है जो चार्ल्स डिकेंस ने विकसित की थी। और चार्ल्स डिकेंस के नॉवेल में हम सभी को देखने को मिलता है एक ऐसा नॉवेल जिसमें जो आपका प्रोटागोनिस्ट हो वो बच्चा हो और नॉवेल के दौरान ही बढ़े, यानी कि और बड़ा हो, फिर मैच्योर हो, फिर उसको प्रेम हो, फिर शादी हो, फिर वो कमाने लगे, फिर और भी जीवन की मतलब वो जैसे जैसे बड़ा होगा जीवन की उलझने आपको उसके साथ देखनी और समझनी पड़ेगी। दैट स्टाइल इज कॉल्ड बिल्ड ग्रॉसमैन। तो बिल्डन ग्रॉसमैन अगर याद रखेंगे तो स्पेलिंग याद रहेगी, ठीक है। तो नॉवेल ऑफ फॉर्मेशन इसका आंसर हो गया, ठीक है। नॉवेल ऑफ फॉर्मेशन, नॉवेल ऑफ रोमांस, साइकोलॉजी और नन ऑफ दिस भी नहीं होगा। नॉवेल ऑफ फॉर्मेशन मीन्स जो भी पात्र बढ़ेगा, चाहे वो विलेन बने चाहे वो हीरो बने, वो आपके सामने ही बढ़ेगा। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। तो इसके निर्माता, इसके कर्ता धर्ता चार्ल्स डिकेंस माने जाते हैं। ही वॉज द नॉवलिस्ट ऑफ द विक्टोरियन एज, वी कैन से रिप्रेजेंटेटिव नॉवलिस्ट ऑफ विक्टोरियन एज। 1812 से लेकर के 1817 तक इनका लाइफ स्पैन था, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। It is an extravagant comedy in which action is more silent than characterization. It is sensational and gruesome play। बताइएगा, बहुत ही जो है इम्पोर्टेंट है, ये किसी भी एग्ज़ाम में पूछता है लिटरेचर के। इंटरल्यूड है, मिस्ट्री प्ले है, क्लोजेड ड्रामा है या मेलोड्रामा है? बताएंगे। ये मेलोड्रामा है, ठीक है। क्लोजेड ड्रामा होता है और ड्रामा टू बी रेड, मतलब एक ऐसा ड्रामा जो नॉट टू बी परफॉर्म करने के लिए नहीं लिखा जाता, पढ़ने के लिए लिखा जाता है। जैसे थॉमस हार्डी का डायनेस्ट ले लीजिए, पी.बी. शैली का प्रोमेथियस अनबाउंड ले लीजिए, मिल्टन का सैमसंग एगोनिस्ट है। ये सब क्लोजेड ड्रामा है, ठीक है। ये सब आपके क्लोजेड ड्रामा है। तो यहाँ मेलोड्रामा होगा इसका उत्तर। मिस्ट्री प्ले क्या होता था? मिस्ट्री प्ले एक ऐसा प्ले होता था जो बाइबिल पर आधारित होता था। जब नावल का जो है डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ तो मिस्ट्री प्ले हुआ, मिस्ट्री प्ले और मिराकल प्ले तथा मोरालिटी प्ले हुआ और बीच में इंटरल्यूड हो गया। तो मिस्ट्री प्ले जो होता था वो बेस्ड ऑन बाइबिल होता था, मिराकल प्ले बेस्ड ऑन लाइफ्स ऑफ सेंट्स होता था, मोरालिटी पे बेस्ड ऑन वाइस एंड वर्च्यू।
इंटरल्यूड होता था बीच में, सैंडविच के समय लोग उसको देखते थे। तो आई होप आपको ये मेलोड्रामा वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। यानी जितनी ज़रूरत हो उससे ज़्यादा रो लिया जाए, उससे ज़्यादा हंस लिया जाए, या ओवर दिखाया जाए, ओवर एक्टिंग, दैट इज कॉल्ड मेलोड्रामा इन एंसेंट टाइम। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 11 पर। हु क्वाइंड द फ्रेज मार्लोज माइटी लाइन। तो इसको याद रखिएगा फ्रेंड्स, क्रिस्टोफर मार्लो की बात हो रही है। क्रिस्टोफर मार्लो यूनिवर्सिटी विट्स थे तथा विक्टोरियन एज के बहुत ही अच्छे इंग्लिश प्ले राइट थे, और इन्होंने ब्लैंक वर्स का यूज़ किया है। ठीक है, ब्लैंक वर्स। ब्लैंक वर्स का यूज़ इन्होंने किया है, और ब्लैंक वर्स की वजह से इन्होंने, बेन जॉनसन ने इनको कहा था कि यही जो ब्लैंक वर्स है ना, यही मार्लो की माइटी लाइन है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। बेन जॉनसन अपने उत्तर हैं। डॉक्टर सन नहीं, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन, और जो है क्रिस्टोफर मार्लो, मैथ्यू अर्नोल्ड नहीं होंगे। ठीक है, आई होप आपने इसको समझ लिया होगा। बेन जॉनसन ने कहा था ब्लैंक वर्स को, मार्लो की माइटी लाइन ये है। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 12 पर। चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन, फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म जॉन ड्राइडन। दूसरा देखिएगा, फादर ऑफ इंग्लिश एसे फ्रांसिस बेकन। और तीसरे ऑप्शन पर है फादर ऑफ थिएटर, मॉडर्न थिएटर, हेनरी गिब्सन। और फादर ऑफ नॉवेल जो है चार्ल्स डिकेंस। कौन सा गलत है बताएं फ्रेंड्स। अगर आप फादर ऑफ क्रिटिसिज्म की बात करें तो अरिस्टोटल को माना जाता है। ठीक है, इसको लिख सकते हैं, फादर ऑफ क्रिटिसिज्म तो अरिस्टोटल को माना जाता है, टोटल को माना जाता है। ठीक है, अगर फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म कहे तो जॉन ड्राइडन, फादर ऑफ एसे कहे तो फ्रांसिस बेकन, फादर ऑफ मॉडर्न थिएटर कहे तो हेनरी गिब्सन, फादर ऑफ नावल कहे तो ये नहीं होंगे चार्ल्स डिकेंस, हेनरी फील्डिंग हैं, हेनरी फील्डिंग। तो इसको आप फादर ऑफ नावल कहे इंग्लिश नावल तो दैट इज कॉल्ड हेनरी फील्डिंग। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, बायोग्राफीज एंड एसेज आर द इंस्टेंस ऑफ। बताइए क्या होगा। फिक्शनल प्रोज, नॉन फिक्शनल प्रोज, पोएट्री, या नन ऑफ दीज। तो फ्रेंड्स इसको आप जान लें कि जो प्रोज होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक फिक्शन होता है और दूसरा नॉन फिक्शन होता है। फिक्शन और नॉन फिक्शन। फिक्शन को आप ऐसे याद कर लें, काल्पनिक। इसको याद कर लें, सत्यता पर आधारित है ना, बेस्ड ऑन रियलिटी, दैट इज कॉल्ड नॉन फिक्शन। तो देखिएगा, बायोग्राफी तो सच्ची घटना होती है ना किसी के जीवन की, तो यानी कि नॉन फिक्शन प्रोज हो जाएगा। और एसेज भी पर्सनल एसे, इम्पर्सनल एसे दो होता है। वो कोई भी एसेइस्ट होता है वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू को रखता है किसी मुद्दे पर, तो ये भी आपका नॉन फिक्शन हो गया। बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी, ट्रेवलॉग, मेमोर, ये सब हम सभी का क्या होता है, ये सब हम लोग का नॉन फिक्शन होता है। और फिक्शन में जैसे नावल है, शॉर्ट स्टोरी है, ये सब नावेला है, नावेल्टी है, ये सब हो जाएगा नॉन फिक्शन, जो मन गढ़ंत होता है या काल्पनिक होता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। हु किल्स मैकबेथ। क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट हुआ, 14 देखिएगा, मैकबेथ को कौन मारता है बताइए फटाफट। मैकबेथ की पत्नी का नाम लेडी मैकबेथ है। 3 विचेज इसको भड़का देती हैं और ये थेन ऑफ कॉर्डर की उपाधि पाता है। फिर ये बेचारा चुड़ैलों की बातों में आके, लेडी मैकबेथ की बातों में आकर के राजा डंकन की हत्या कर देता है। राजा डंकन का रोल शेक्सपियर ने स्वयं किया था। ठीक है, तो मैकबेथ जो है आपका देखिएगा
इनकी हत्या बैंको नहीं करते, बल्कि बैंको मैकबेथ के सारे राज को जानते हैं। ये जानते हैं कि मैकबेथ ने ही कुछ गड़बड़ किया होगा, क्योंकि चुड़ैलें बैंको और मैकबेथ दोनों लोगों से रास्ते में मिलती हैं, तो इसलिए यहाँ बैंको नहीं होंगे। बैंको कोई आदमी भेज के मरवा देते हैं, लेकिन फ्लिंसिन्स का जो बच्चा है बैंको का वो भाग जाते हैं। और मैकडफ जो हैं, मैकडफ के परिवार वालों को, बीबी बच्चों को ये मरवा देते हैं मैकबेथ, लेकिन मैकडफ भाग जाते हैं। और जब जाते हैं तो मैलकॉम इनके जो है देशभक्ति की परीक्षा लेते हैं। बाकी फिर ये इंग्लैंड जाते हैं और वहीं पर शरण पाते हैं, और मैकबेथ के खिलाफ सब लोग जो है योजना बनाते हैं। फिर मैकबेथ से युद्ध होता है, मैकबेथ को मार दिया जाता है। लेडी मैकबेथ मर जाती हैं, मैलकॉम जो है ये भी नहीं मारते हैं, बैंको भी नहीं मारते हैं, मैकडफ मारते हैं। और फ्रेंड्स आपको पता भी होगा, और जो बच्चे नहीं जानते हैं वो जान लें, मैकबेथ को वरदान प्राप्त था कि मैकबेथ को कोई इंसान नहीं मार सकता, ऐसा इंसान नहीं मार सकता जो अपने माता के गर्भ से नेचुरल जो है बर्न उसका हुआ हो, मतलब जो है जो अपने माता के गर्भ से प्रसव पीड़ा से निकला हो, नेचुरल उसका बर्थ हो, वह नहीं मार सकता। तथा जो समय पूरा करके जन्मा हो वो भी नहीं मार सकता। समय से पहले जन्मा इंसान और जो है माता के गर्भ से नेचुरल डेथ हो तो ना जन्मे, तो इसको ये सिजेरियन बेबी था मैकडफ, तो वही मैकबेथ को मारता है और उसका सर काट करके थाली में सजा के ले जाता है। उसको अपना भी बदला लेना था और प्लस मतलब उसको मौका भी मिलता है अंत में, और वही मारता है। ठीक है, तो चलेंगे क्वेश्चन नंबर 15 पर। शेक्सपियर रोट कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स या रोमांटिक कॉमेडीज या कॉमेडी ऑफ मैनर्स या सेंटिमेंटल कॉमेडी, विच ऑप्शन इज आवर करेक्ट आंसर, टेल मी फास्ट। देखिएगा, रोमांटिक कॉमेडी का कॉन्सेप्ट विलियम शेक्सपियर ने रॉबर्ट ग्रीन से लिया था, जिन्होंने इनको 1592 ईस्वी में अपस्ट्रा क्रो कह के ताना मारा था। तो यहाँ पर कॉमेडी ऑफ ह्यूमर बेन जॉनसन है, और रोमांटिक कॉमेडी ही इसका उत्तर होगा। कॉमेडी ऑफ मैनर रेस्टोरेशन एज में था, कि सेंटिमेंटल कॉमेडी भी रेस्टोरेशन एज में था। तो आई होप फ्रेंड्स आपको समझ में आया होगा, शेक्सपियर ने कॉमेडी लिखा और रोमांटिक कॉमेडी का कॉन्सेप्ट लाया। एज यू लाइक इट और ट्वेल्थ नाइट, इसको आप नोट कर सकते हैं। एज यू लाइक इट, एज यू लाइक इट और ट्वेल्थ नाइट, ये जो है एज यू लाइक इट, ट्वेल्थ नाइट, ये सभी शेक्सपियर के रोमांटिक कॉमेडी का अच्छा उदाहरण है, जिसमें ट्वेल्थ नाइट में वायोला और सिजेरियो, हम सभी देखते हैं कि वायोला और सिजेरियो इसमें भाई बहन है। वायोला और सिजेरियो का रूप बनाती है और सेबेस्टियन को ढूंढने आती है। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 16 पर चलते हैं। महाभारत और रामायण क्या है? नॉवेल है, ड्रामा है, नॉवेल है कि ड्रामा है कि शॉर्ट स्टोरी है कि इपिक है? तो फ्रेंड्स अपने भारत में ये महाकाव्य है, जो कि इपिक का एक शर्त होता है कि 12 किताबें इसकी नहीं हो, 12 किताबें होनी चाहिए। और ये आपका मिल्टन का पैराडाइज लॉस्ट है, और कीट्स ने भी हाइपेरियन लिखा था। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा इपिक। ठीक है ना, सेकेंडरी इपिक इसको माना जाता है। A short descriptive poem of rural और pastoral that is called, बताएंगे इसको क्या कहा जाएगा। ऑप्शन 1 ले लें कमिक रिलीफ, ऑप्शन 2 ले लें इंटरल्यूड, तीसरा पैस्टोरल और चौथा इकलॉग, बताइए, या इडिल। तो इकलॉग या इडिल ही अपना करेक्ट आंसर होता है। पैस्टोरल इसकी सेटिंग होती है, और इंटरल्यूड जो होता है वो मिस्ट्री और मोरालिटी प्ले के बाद जो है, जो दो प्ले के बीच में एक प्ले होता था, जिसके उसमें ज़्यादा फेमस जॉन गॉल्सवर्दी हैं, तो ये होता था इंटरल्यूड। यहाँ ये भी नहीं है। पैस्टोरल बच्चों सेटिंग होती है, मतलब देहाती सेटिंग जो होती है, खासकर एलिजी में एक शेफर्ड दूसरे शेफर्ड के लिए रोता है, दैट इज कॉल्ड पैस्टोरल एलिजी। और जो कमिक रिलीफ होता है, वो जो कमिक रिलीफ होता है, इसमें जो है, जो मैकबेथ में आप देखते हैं कि मैकबेथ में पोर्टर सीन दिखाया जाता है,
और मैकबेथ में पोर्टर सीन के साथ हेमलेट में ग्रैफ डिगर सीन होता है। तो ये सब हम सभी का कॉमिक रिलीफ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 पर चलते हैं। बैरक क्या है? ऑप्शन 1 जेल, ऑप्शन 2 स्टाइल और आर्किटेक्चरल स्टाइल, ऑप्शन 3 कल्चरल, ऑप्शन 4 बुक। तो यहाँ पे जो बैरक है फ्रेंड्स, एग्जाम में आया हुआ है। ये बैरक जो होता है वो एक स्टाइल होती है और आर्किटेक्चरल स्टाइल होती है। तो बैरक अपना करेक्ट आंसर है। जेल नहीं होता है, जेल के को भी बैरक कहते हैं बट उसकी स्पेलिंग अलग होती है, और बुक और कल्चर नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 एलिगरी क्या है? अब एलिगरी क्या होता है फ्रेंड्स? तो देखिएगा, जॉन बनियान का पिलग्रिम प्रोग्रेस है, एलिगरी है। फिर हम लोग देखते हैं कि जॉर्ज ऑरवेल का एनिमल फार्म भी एक एलिजी है। कैंटरबरी टेल्स भी जो है जॉफ्री चौसर की एक एलिजी मानी जाती है, ठीक ना। इस तरीके से मतलब आप देखेंगे कुछ और, उसकी मीनिंग कुछ और होगी। ऑप्शन देखिए, द रेपिटेशन ऑफ द इनिशियल साउंड ऑफ दे, तो अलिटरेशन हो गया, यहाँ इसका उत्तर नहीं है। पॉज मेकिंग अ रिदमिक पॉइंट ऑफ डिवीजन इन अ लाइन ऑफ पोएट्री, ये तो सिजोरा हो गया, ठीक है। और या स्टोरी विद डबल मीनिंग, यस यू आर राइट, दैट इज कॉल्ड एलिगरी। ये पोएम भी हो सकता है, प्रोज भी हो सकता है। और चौथा ऑप्शन कह रहा है द इंफॉर्मेशन ऑफ नेचुरल द सुपर नेचुरल इन अ प्ले, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पर एलिगरी का करेक्ट आंसर है। कौन सा वर्ड एलिगरी है? तो यहाँ है डबल मीनिंग, ठीक है। जैसे जॉर्ज ऑरवेल का एनिमल फार्म देखेंगे तो रूस की क्रांति जो 1917 में हुई थी उसको दिखाया जाता है। लेनिन वगैरह का किरदार, जो जानवर होते हैं चिड़ियाघर के, जू के, वही बार्ड के जो जानवर होते हैं सुअर वगैरह, वही निभाते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 पर चलते हैं फ्रेंड्स। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, आप इसको बहुत बेहतरीन से नोट करें। द वर्ड वर्नाकुलर रिफर्स टू, तो वर्नाकुलर को आप ऐसे ध्यान दें, लोकल याद कर लें या कोलोक्वियल याद कर लें, ठीक है, कोलोक्वियल लैंग्वेज, ठीक है। नेटिव लैंग्वेज याद कर लें, मीन्स आप ऐसे कई सारे वर्ड को, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आपने देखा था ना, उसमें पॉलिटी वाले बच्चे, मॉडर्न हिस्ट्री वाले बच्चे पढ़ते हैं। तो यहाँ पर वर्नाकुलर वर्ड मतलब लोकल वर्ड, और वर्नाकुलर वर्ड के अतिरिक्त नेटिव लैंग्वेज, ये सब आता है। ऑप्शन देखेंगे, यूज ऑफ लैटिन लैंग्वेज इन द चर्च, और डायरेक्ट कंपेरिजन ऑफ टू अनलाइक थिंग्स, यूजिंग द लैंग्वेज एंड हैबिट्स ऑफ द कॉमन मैन, या चौथा कह रहा है यूजिंग अ वर्ड टू इमिटेट द साउंड इट डिस्क्राइब। तो कौन सा ऑप्शन इसमें हम सभी करेक्ट करें? यस फ्रेंड्स, यू आर राइट। यहाँ पर हम सभी देख पा रहे हैं कि कॉमन लैंग्वेज के, कॉमन मैन के जो शब्द होते हैं, कॉमन मैन के जो आदतें और भाषाओं के वर्ड होते हैं, दैट इज कॉल्ड वर्नाकुलर, ठीक है। तो इस तरीके से आपको जो भी क्वेश्चंस मिले फ्रेंड्स, वो सभी क्वेश्चंस आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट थे। सभी प्रश्न आपके लिए ढूंढ ढूंढ के लाए जाते हैं ताकि आपको बहुत अच्छे से आपकी प्रैक्टिस होती रहे। फ्रेंड्स, जो भी आपको डाउट है, जो भी आपके मन में जिस टॉपिक से रिलेटेड आपको कोई भी मतलब क्वेरी हो, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में आप दे सकते हैं। तो प्लीज़ आप अच्छे अच्छे कमेंट्स करें, जो भी आपको, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली अच्छे अच्छे, जो भी आपको लगे कि क्या सुधार की आवश्यकता है, या क्या मतलब किस टॉपिक पे और क्वेश्चंस दिए जाएं, क्या कुछ चेंजेस किया जाए, वो कुछ आप अपने सजेशन को मेरे तक पहुंचाएं। फ्रेंड्स, धीरे धीरे और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को आपके तक ये मैं देती रहूँगी, लाती रहूँगी। तो क्लासेज को कंटिन्यू करते रहें, अंत तक बने रहें। थैंक यू सो मच।